तेरा जुनून मेरा, जनता के मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है। कोई कमी हो तो कमेंट करके सही कर देना। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सन्नो, इश्क तेरा जुनून मेरा। आगे सुने। अथर्व वैसे कुछ ही तक नेहा को लेकर लेटा रहा। फिर उसने ध्यान से नेहा को बेड पर लेटाया ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आती है, जिसको देखकर अथर्व की भौवें सिकुड़ चुकी थी। उसके बाद वह अपना मोबाइल साइड में रखकर फिर नेहा पर ध्यान देता है। अथर्व देखता है, नेहा इस वक्त बहुत मासूम दिखाई दे रही थी, जैसे कोई मासूम बच्चा सो रहा है। अथर्व उसके सर पर प्यार से फेरता है और वहीं पर पड़ी चादर उठाकर उसके ऊपर डाल देता है। अथर्व खुद की नीचे से पैंट उठाकर पहनता है और बिना शर्ट पहने अपने कमरे की बालकोनी में चला जाता है। इस वक्त अथर्व की बॉडी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाकर कुछ गहराई से सोचने लगाता है। फिर वह अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलता है। अभी जिन 4 लोगों की फोटो तुमने मुझे सेंड करी है, वो लोग मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे अड्डे पर चाहिए। ये बोलकर अथर्व ने दूसरी तरफ से बिना कुछ सुने अपनी बात बोलकर और फोन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व का असिस्टेंट विशाल बेचारा उसकी इस बात को सुनकर बौखला गया। विशाल, ये सर भी ना अजीब ही है, इनको कब और किस वक्त क्या कराना है, यह कोई टाइम नहीं देखते, खुद तो उल्लुओं की तरह जागते ही रहते हैं और साथ में मुझ मासूम को भी जगाए रखते हैं। चल बेटा, लग जा काम पर। ये बोलकर विशाल उठकर वॉशरूम चला गया फ्रेश होने। विशाल को अथर्व की तरह से सुबह मैसेज मिला था कि इस जंगल से दूर सड़क की रात की सीसीटीवी फोटो निकालवा कर उसे सेंड करे। इसलिए विशाल जलता किलसा ये काम करके निपटा था कि अब एक और काम आ पड़ा था उसकी जान को। आइए इनसे मिलते हैं। यह विशाल शुक्ला, यह अथर्व के असिस्टेंट के साथ साथ दोस्त के साथ भाई भी है। विशाल के लिए भी अथर्व उसकी पूरी कायनात है। विशाल को अगर अपनी जान देकर भी अथर्व की जान बचानी पड़ी तो वह ये भी कर गुजरेगा, इतना मानता है वो अथर्व को। दूसरी बात, वह अथर्व को काम के टाइम अथर्व के छोटे से बड़े हर काम यही संभालता है, चाहे बिजनेस हो या फिर माफिया से रिलेटेड। विशाल अथर्व का ही हम उम्र है। यह एकदम मुस्तमौला और एक ईमानदार लड़का है, देखने में भी क्यूट है और लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता है। और यह एक अनाथ है। ये बच से अथर्व के साथ है जब से अथर्व ने दुनिया को पहचानना शुरू किया था। बात उन दिनों की है जब अथर्व 16 साल का था और वह सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक जूस कॉर्नर पर काफी भीड़ लगी हुई थी। वह वहां जाता है तो देखता है उसी की उम्र का लड़का जो दिखने में बहुत मासूम लग रहा था। सब उसको बड़ा भुला बोल रहे थे और जूस वाला उसको पीट रहा था। अथर्व फौरन उस भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा और उस आदमी का उठता हाथ पकड़ लिया जो वह उस लड़के पर उठाने वाला था। अथर्व, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कोई इस तरह से किसी को मारता है जिस तरह आप मार रहे हैं? वह आदमी गुस्से से, ओ बाबूजी, आप हमें मत समझाओ, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये बोलकर वह उस लड़के को घूरने लगता। उसकी बात सुनकर अथर्व की भवें आपस में जुड़ गई और उसने उस आदमी को उस लड़के से झटके से दूर किया और बोला, ऐसा क्या गुनाह किया है इसने कि तुम्हें इसको सरेआम इसको पीटने का कॉपीराइट मिल गया है? अथर्व का गुस्सा देखकर भीड़ में खड़े आदमी जो आप में खड़े थे वह दूर होकर खड़े हो गए। वहीं वह आदमी भी डर गया पर अपनी अकड़ में आकर अथर्व से बोला, वह आदमी, हाँ तो मारो, नहीं तो क्या करो, एक तो गरीब है। ये सोचकर इसको यहाँ काम दिया। सोचा था कि चलो किसी एक गरीब का भला हो, पर मुझे क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे एक चोर छिपा बैठा है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उस लड़के की तरफ देखा तो उससे लड़के ने भी अथर्व की तरफ देखा। उस लड़के की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और अथर्व को रह हिलाकर ना में इशारा किया, यानी उसने चोरी नहीं करी थी। वह ये बताना चाहता था पर उससे कुछ बोला नहीं गया। अथर्व ने उस मासूम चेहरे को एक नजर देखा और फिर दूसरे पल उस आदमी की तरफ देखा जो उस लड़के को घूर रहा था। क्या चोरी किया है इसने तुम्हारा? अथर्व के ऐसे अचानक पूछे जाने पर वह आदमी हड़बड़ा गया। वह आदमी पे पैसे चोरी किए हैं मेरे इसने? अथर्व ने अपनी आंखें छिटी करके उस आदमी को देखा तो वह आदमी अपनी नजरें चुराने लगा। अथर्व ने आप पास खड़े लोगों को देखा और उनको हड़काते हुए वहां से चले जाने को। वहां उसकी अकड़ देखकर वहां पर खड़े लोग उसको मुंह बनाते बकते झकले चले गए। उन लोगों के जाने के बाद अथर्व उस आदमी के पास गया और उसके कान में धीरे से कहा, ये तो बात जाहिर है कि उसने चोरी नहीं करी है। अगर मैंने पुलिस बुलाई और उन लोगों ने अच्छे से तहकीकात करी तो ना जाने तुम्हारे कौन कौन से राज खुलेंगे जो तुम इस शॉप की आड़ में लड़के और लड़कियों को आपस में मिलवाने का काम करते हो। जो तुम्हारी शॉप के अंदर एक गुप्त कमरे है, उन सभी का पता चल जाएगा पुलिस को और तुम ये जानते हो ना यह एक गैर कानूनी है। तुम साथ खैरियत चाहते हो तो? इतना बोलकर अथर्व ने उससे दूर होकर एक आंख मारी और अपनी भवें उचका कर उसे देखा। वहीं अथर्व की बात सुनकर वह आदमी भौचक्का रह गया। उसने आंखें फाड़कर अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे कहीं से नहीं लगा था एक 16 साल का बच्चा उसको ऐसे धमकाएगा।
अब उस आदमी की घिघी बन चुकी थी। उसने जल्दी से अपना पास पलटा और भागकर अपनी केबिन में गया और 500 के ही नोट उस लड़के के हाथ में रख दिए और हाथ जोड़कर बोला, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लालच में आ गया था, सोचा था तुम गरीब हो, तुमसे फ्री में काम लेकर नौकरी से निकल दूंगा। ये बोलकर वह अथर्व को देखने लगता है। वहीं वह लड़का हैरानी से उस आदमी को देख रहा था जो उसका मालिक था, जो उससे 3-4 माह से गधों की तरह काम ले रहा था और जब पैसे लेने का वक्त आता तो अगली बार कर करके टाल देता था। और आज जब इसने जिद करी तो चोरी का इल्जाम लगाकर सबसे सामने मारने लगा था। अब अचानक उसने उसकी मेहनत के पैसे दे दिए, साथ में मुआफी भी मांग ली थी। उसको हैरान परेशान देखकर अथर्व ने उस आदमी के हाथों से पैसे छीने और उस लड़के के हाथों में थमा दिए। अथर्व ने एक हाथ से उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने साथ घिसटते हुए आगे बढ़ गया। अथर्व ने जाते जाते उस आदमी को एक देवल मुस्कान पास करी। उसकी उस मुस्कान में बहुत कुछ छिपा हुआ था। थोड़ा दूर जाकर वह पार्क में एक बेंच पर उस लड़के को लेकर बैठ गया। वह लड़का अभी भी उदास था। अथर्व ने उसको ऐसे देखकर अपने से कुछ दूर खड़ी काली ड्रेस में बहुत सारे बॉडीगार्ड में से एक को इशारे से पानी की बोतल मांगी, जो उससे लाकर दे दी। अथर्व, लो पानी पी लो। उस लड़के ने अथर्व को देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ी बोतल को देखा और फिर बिना कुछ बोले वो बोतल लेकर पानी पी लिया। पानी पीकर उस लड़के को कुछ अच्छा महसूस हुआ तो उसको सारी बातें याद आने लगी, जिस वजह से उसकी आंखों में नमी घुलने लगी। उसकी हालत देखकर अथर्व को भी बुरा लग रहा था और न जाने क्यों वह इस लड़के के लिए उस आदमी से उलझ गया था जबकि वह सबके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता था। शायद यह अथर्व का रहम दिल कह लो या इस मासूम लड़के की बेबसी कह लो। वह गरीब होते हुए उस आदमी से नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए अथर्व ने उसकी मदद कर दी। जो भी हो, अथर्व अब बेहतर लग रहा है ना जी, उसने अथर्व से कहा, अभी उसको गौर से देखते हुए। नाम क्या है तुम्हारा? लड़का, विशाल शुक्ला। अभी अच्छा नाम है। विशाल, आपसे एक बात पूछूं? अभी हूँ। हालांकि उसको कहीं ना कहीं पता था वो क्या पूछने वाला है। आपने मेरे मदद क्यों करी? विशाल ने भीगी भीगी आवाज में अथर्व से सवाल पूछा। उसकी बात सुनकर अथर्व ने सामने आसमान में हल्के चमकते सूरज को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद क्यों करी ये तो तुझे भी नहीं मालूम। उसकी यह बात सुनकर विशाल अथर्व को एकटक देखने लगा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, आपने उनसे ऐसा क्या कहा जिस वजह से उन्होंने मेरे पैसे मुझे दिए और मुझसे माफी भी मांगी? ये बोलकर वह अथर्व के जवाब का इंतजार करने लगा। ये तुम्हारे जानने वाली बात नहीं है, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर अभी उठकर चलने लगता है, तब उसे विशाल की आवाज सुनकर देती है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा क्योंकि अनाथों के कोई घर नहीं होते। अथर्व जहाँ था वहीं रुक गया था। उसको यह उम्मीद नहीं थी। उसको लगा था जैसे बाकी बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, वैसे ही यह भी होगा। पर ये तो अथर्व उसकी बात सुनकर विशाल की तरफ पलटकर वापस उसके बगल में ही बैठ जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वह उससे क्या बोले, उसको जाने क्यों तकलीफ हुई। उसकी बात सुनकर अथर्व, सॉरी मुझे नहीं था कि तुम, इट्स ओके, विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वहीं अथर्व उसको बात सुनकर चौंक गया। अब जाकर उसने जब से अब तक गौर किया था कि विशाल बिल्कुल किसी पढ़े लिखे लड़के की तरह उससे बात कर रहा था। अथर्व, क्या तुम पढ़ते हो? हाँ, मैं 10th में हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए ही जॉब कर रहा था, विशाल ने उसको बताया। उसको बात सुनकर अथर्व चौंक गया। फिर उससे बोला, तो क्या तुम्हारा गुजारा हो जाता है? उसकी बात सुनकर विशाल ने नमे सर हिलाया और कहा, नहीं, यहाँ काम करने से पहले न्यूज़पेपर सबके घर डालता हूँ, वहाँ से फिर यही काम करता था। अब न्यूज के पैसों में गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए इनसे पैसे मांगे तो। ये बोलकर विशाल चुप हो गया। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? अथर्व अचानक ही उससे एक सवाल कर डाला।